नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम करते हैं टेस्ट हुआ है पूरी इंडियन पॉलिटी का अग्नि 40+ इनिशिएटिव के तहत, उसके ऊपर पूरा डिस्कशन। और ये टेस्ट हम जो कर रहे हैं वैसे आपने किया होगा। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं किया है वो ssccgl.pinnacle.com वहाँ से आप सीधा पोर्टल में जाइए और वहाँ से आप कर सकते हैं। आपको वहाँ पे जाकर यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद आई एम रेडी टू लॉगिन, इस तरह से टेस्ट पोर्टल आपके सामने खुलेगा। पहला क्वेश्चन है विच इज़ ए पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। 3-4 बातें मैं आपको पहले इस टेस्ट के बारे में बता देता हूँ जिन स्टूडेंट्स ने दिया है या जो देना चाहते हैं। एक, ये पूरी इंडियन पॉलिटी को कवर करता है। ये इंडिया जो अग्नि 40+ है हमारा इनिशिएटिव, जिससे मैं SSCCGL में स्टूडेंट्स 40+ स्कोर जीके में करें, जो कि एक ambitious टारगेट है, लेकिन अगर मेहनत की जाए तो वो सारा पॉसिबल है। सिस्टमेटिक ढंग से इसमें साइंटिफिक वे से डे वाइज स्टडी चल रही है। तीसरी बात इसमें है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है वो मैंने बनाया है कंप्लीट, और इसको इस बात को ध्यान में रखकर बनाया है कि इससे सारी पॉलिटी कवरेज करने की संभावना बढ़े। और इसका जो लेवल है वो आपने टेस्ट दिया होगा तो उसमें आपको थोड़ा नज़र आया होगा कि इतना आसान नहीं होगा। आपको बहुत सारी जगह पे कन्फ्यूज़न भी हुआ होगा, और जिन स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं की होगी या समझ कर नहीं की होगी, उनको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लगेगा ये गलत है, लेकिन एक्चुअल में ये गलत नहीं थे क्वेश्चन। या वो जो कन्फ्यूज़न थी वो इस बात का इंडिकेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी प्रिपरेशन में उतना पैनापन नहीं था जिससे कि 40+ का स्कोर किया जा सके रियल एग्जाम में। तो इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से वो सारे डाउट है या क्लैरिटी है, हम पूरी प्रेजेंटेशन को करना चाहते हैं। और बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन काफ़ी डीप भी होंगे, कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल भी होंगे, कुछ क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग भी होंगे। लेकिन मोटे तौर पर अगर मैं बोलूँ कि आपको याद भी रखनी है चीज़ें और समझनी भी है, लॉजिकल भी है बहुत सारी चीज़ें, तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर साथ में चलना है, तभी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन 100 क्वेश्चन है और 30 मिनट्स का टाइम दिया हुआ है। यहाँ पे ये रियल पोर्टल आपको ऐसे नजर आएगा, जहाँ पे ये चल रहा होगा, यहाँ पे टाइम नजर आएगा और यहाँ से आपको सारी चीजें नजर आएगी। पहला क्वेश्चन है विच इज ए पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। निम्नलिखित में से कौन है यूनियन एग्जीक्यूटिव, जो यूनियन संघ और एग्जीक्यूटिव कार्यकारी का कौन सा हिस्सा माना जाता है। अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका आंसर होगा अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल इसका आंसर होगा। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और ये अटॉर्नी जनरल होता है वो भी उसका हिस्सा होता है, आपको ये याद रखना है। इसमें ऐसी स्टेट में स्टेट जो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट होता है वो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होगा। हु कैन नॉट कास्ट हिज वोट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में निम्नलिखित में से कौन वोट नहीं डाल सकता, तो आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डाल सकता है नहीं डाल सकता, यस, क्योंकि वो लोकसभा एमपी या राज्यसभा का एमपी जरूर होगा। वाइस प्रेसिडेंट वो नहीं डाल सकता, क्योंकि वो किसी भी हाउस का सदस्य नहीं है, एमपी होना जरूरी है। लोकसभा स्पीकर एमपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन वो भी एमपी है, तो इसलिए ये वाइस प्रेसिडेंट वोट नहीं डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्टोरल कोटा मीन्स, निर्वाचन कोटा का मतलब क्या होगा। निर्वाचन कोटा होता है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में स्पेशली ये 50% से ज़्यादा अगर वोट मिलते हैं फाइनल जब काउंटिंग होती है उस टाइम में, और जो प्रेफरेंशियल सिस्टम होता है पूरी डिटेल वीडियो में बनाई गई है जो कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, इलेक्शन से रिलेटेड, आप वो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सीधा कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल डिवाइड बाई 2 + 1 मोर देन 50%, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट हु वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड। निर्विरोध चुने गए कौन से राष्ट्रपति है वो चुने गए थे, तो आंसर होगा नीलम संजीवा रेड्डी है। उनका उस टाइम में कोई सामने से अपोजिशन नहीं आई थी। प्रेसिडेंट टेंडर हिज रेजिग्नेशन। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, इस्तीफा, तो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। आंसर होगा इसका डी। और एक बात यहाँ पे ये जरूर होती है कि जो प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन होता है वो वाया लोकसभा स्पीकर आता है वाइस प्रेसिडेंट के, तो दिया वाइस प्रेसिडेंट को जाता है, लेकिन वो जो तरीका है वो
वाया लोकसभा स्पीकर आएगा ताकि पद की गरिमा को सम्मानित किया जा सके। एनी एरिया इज शेड्यूल्ड एरिया इज प्रोक्लेम्ड बाय, शेड्यूल एरिया है कि कौन सा एरिया शेड्यूल है और शेड्यूल एरिया होता है, इसकी घोषणा कौन करता है या इसका कौन बताएगा? पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, नेशनल कमीशन फॉर एससी और प्रेसिडेंट। तो ऑब्वियसली जो इसका आंसर होगा वो होगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट है वो घोषित करेगा। ऐसे ही जो ट्राइबल एरिया होता है उसके केस में प्रेसिडेंट है, उसकी घोषणा करते हैं, वो बताएंगे। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? प्रेसिडेंट कैन समन ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के केस में क्या ज्वाइंट सिटिंग होगी? नहीं होती। प्रेसिडेंट कैन समन ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस इन केस ऑफ मनी बिल, मनी बिल के केस में भी ज्वाइंट सिटिंग है, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन है, बैठक है, वो नहीं हो सकती। प्रेसिडेंट कैन समन ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल, ये करेक्ट है। और प्रेसिडेंट कैन कास्ट हिज वोट इन केस ऑफ टाई इन द वोटिंग इन ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, ये इसमें क्योंकि प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है, प्रेसिडेंट तो सिर्फ बुलाते हैं, बाकी काम तो एमपी करेंगे। तो आंसर क्या हुआ? सी। Who will the youngest on retirement from the following? निम्नलिखित में से रिटायरमेंट के टाइम में सबसे यंगेस्ट कौन होगा? तो कैबिनेट सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर, हाई कोर्ट जज या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन को बड़ा सोच समझ कर करने की जरूरत है। हाई कोर्ट के जज की एज होती है 62 ईयर्स। चीफ मिनिस्टर है उसकी रिटायरमेंट की कोई एज नहीं होती। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया उनकी एज होती है 65 ईयर्स। कैबिनेट सेक्रेटरी है उसकी एज होती है, जो गवर्नमेंट के रूल होते हैं, 58, ये 60 साल होगी। क्यों? हालांकि कुछ राज्यों में जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं उनकी एज जरूर 58 हो सकती है। अलग अलग राज्यों में, जैसे कि मध्य प्रदेश है, उसमें एज ज़्यादा होती है 62 ईयर्स। अगर टीचर की भी बात करें तो जो केंद्रीय कर्मचारी, राज्यों के कर्मचारी होते हैं उनकी अलग होती है, केंद्र की अलग होती है, तो यहाँ पे 60 ईयर्स होगी। लेकिन फिर भी क्या है कि वो यंगेस्ट होगा रिटायरमेंट के टाइम में, क्योंकि चीफ मिनिस्टर तो उसकी कोई रिटायरमेंट एज नहीं है, 90 में भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो जो फिक्स्ड है वो इस केस में चीफ सेक्रेटरी हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, द मिनिमम एज टू बिकम प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर बनने की मिनिमम एज क्या होगी? तो आंसर क्या हुआ? 35 ईयर्स, 65 ईयर्स, नो एज क्राइटेरिया, 25 ईयर्स। लोकसभा सदस्य की मिनिमम एज होती है 25 ईयर्स और प्राइम मिनिस्टर किसी भी हाउस में किसी भी सदन का सदस्य होना जरूरी है, तो इसलिए 25 ईयर्स है वो मिनिमम एज होगी प्राइम मिनिस्टर बनने की, कम से कम। आंसर हुआ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मिनिमम एज टू बिकम मेंबर ऑफ पंचायत, ये होगा 21 साल। 18 का वोट डाल सकता है, 21 में किसी भी जो पंचायती राज होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, 25 में लोकसभा के लिए और 35 में राष्ट्रपति या गवर्नर के लिए, और जो राज्यसभा सदस्य होता है 30 ईयर्स। तो ये 21 साल आपको ध्यान में रखना, एग्जाम पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन पंचायती राज गोट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस? उस टाइम में प्रधानमंत्री कौन थे जब पंचायती राज, यहाँ पे इस क्वेश्चन को इस ढंग से भी पूछा गया है कि बताइए पंचायती राज है वो 2-3 क्वेश्चन हो गए एक ही क्वेश्चन में। पंचायती राज कब पास हुआ? तो 1993 में 24 अप्रैल 1993 में पंचायती राज है वो पास हुआ था, लागू हुआ था। उस टाइम में पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेज डज नॉट हैव एनी मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? संवैधानिक बॉडी कौन सी है, इसका मतलब ये हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो स्पेशल ऑफिसर ऑफ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी संवैधानिक बॉडी है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये संविधान में इनका जिक्र नहीं है। डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा, इसका जिक्र है, संविधान में किसका जिक्र नहीं है? इनका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का जिक्र नहीं होता, बाकी सबका जिक्र होता है। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ये संवैधानिक बॉडी है। डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा, ये भी एक संवैधानिक पद है। तो ये आंसर हुआ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? संवैधानिक संस्था कौन से है? तो आंसर हुआ चीफ इलेक्शन कमीशन, इंफॉर्मेशन कमीशन, ये संवैधानिक संस्था नहीं है। लोकपाल, ये भी नहीं है। लोकायुक्त, ये भी नहीं है। ये क्या है? ये है स्टैट्यूटरी बॉडी। संविधान में पार्लियामेंट एक्ट के जरिए जो बनती है वो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, जिसका अलग से आर्टिकल होता है, शेड्यूल होता है, पार्ट में कहीं उल्लेख वर्णन होता है, वो संवैधानिक बॉडी होती है। और वो है बाकी अटॉर्नी जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बाकी ये नहीं है, बाकी स्टैट्यूटरी बॉडी है। आंसर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी रिमूव्ड बाय, ये राष्ट्रपति द्वारा रिमूव हो सकते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेंगे, उसके बाद वो अगर रिकमेंडेशन देंगे वो बाइंडिंग होगी ऑन द प्रेसिडेंट। हालांकि अपॉइंटमेंट होती है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, वो गवर्नर द्वारा की जाती है, लेकिन हटाना मुश्किल होता है। हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया हैव बाई कैमरल स्टेट लेजिस्लेचर, पहले 6 थे, अब तेलंगाना भी हो गए, 7 हो गए हैं द्विसदनात्मक, जिसमें कि विधानसभा विधान परिषद दोनों होते हैं। प्रेसिडेंट कैन मेक रेगुलेशन फॉर विच स्टेट व्हेन असेंबली इज सस्पेंडेड, प्रेसिडेंट है किस राज्य के लिए अगर उसकी विधानसभा सस्पेंड है या डिजोल्व है तो रेगुलेशन बना सकते हैं, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और पुडुचेरी। इसका आंसर होगा पुडुचेरी। देखो, एक सामरिक दृष्टि से जो यूनियन टेरिटरी या स्टेट पुडुचेरी है वो महत्वपूर्ण है। उस केस में पार्लियामेंट के एक्ट के बजाय सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी एडवाइस देगी और उसके अनुसार प्रेसिडेंट है रेगुलेशन बनाएंगे। तो वहां पे रेगुलेशन और एक्ट में क्या फर्क होता है? रेगुलेशन होता है वो पार्लियामेंट का प्रोसेस से गुजरना नहीं होता, सीधा ही एग्जीक्यूटिव एक्शन से, मतलब कि राष्ट्रपति सीधा रेगुलेशन वो बना देंगे। और वो किसके लिए? जैसे कि अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, इस तरह के जो होते हैं सामरिक दृष्टि से समुद्र के किनारे है और कोई देश बाहर से हमला न कर दे या उनको बचाना होता है तो पार्लियामेंट में बहुत टाइम लगता है। यहाँ भी इमीडिएटली एक्शन होता है प्रेसिडेंट द्वारा, बहुत फास्ट किया जा सकता है। ऐसे ही पुडुचेरी है, उस केस में राष्ट्रपति जब असेंबली नहीं हो, काम कर रही हो, सस्पेंडेड है, तो उस केस में पार्लियामेंट, बाकी राज्यों में पार्लियामेंट के जरिए प्रोसेस होता है, लेकिन यहां पे सिर्फ रेगुलेशन हो सकता है। तो पुडुचेरी इसका आंसर है। बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है दिल्ली वगैरह क्लिक करेंगे, वो गलत होगा। मंडल कमीशन इज रिलेटेड टू, मोरारजी देसाई सरकार ने ओबीसी को रिजर्वेशन देने के लिए मंडल रिकमेंडेशन, ओबीसी का क्या स्टेटस है उस पर एक रिपोर्ट बनाने के लिए मंडल कमीशन का गठन किया और उन्होंने रिकमेंडेशन दी कि ओबीसी क्लास को रिजर्वेशन देनी चाहिए 27%। और फिर जब वीपी सिंह की सरकार आई और रामविलास पासवान उस टाइम में जो कल्याण मंत्री थे सोशल क्लास के लिए, तो उनके नेतृत्व में, ये वीपी सिंह के नेतृत्व में ओबीसी रिजर्वेशन दी गई थी। तो ओबीसी रिजर्वेशन से संबंधित मंडल कमीशन है। विच कमेटी इज नॉट एसोसिएटेड विद पंचायती राज, पंचायती राज निम्नलिखित किस कमेटी से संबंधित नहीं है? बलवंत राय मेहता जो पहली कमेटी बनी थी, जो कम्युनिटी प्रोग्राम थे, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती थी कि गांव में तक कैसे बेटर ढंग से पहुंचाया जाए, तो 1957 में इन्होंने रिकमेंडेशन दी। तो ये कौन सी एसोसिएटेड नहीं है? बीएन राव कमेटी वो एसोसिएटेड नहीं है, क्योंकि बीएन राव एक लीगल एडवाइजर थे, कॉन्स्टिट्यूशनल के एडवाइज करते थे जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी थी। अशोक मेहता भी 1977 में वो अटैच थे पंचायती राज से, उनकी कमेटी बनी। एलएम सिंह भी, जो कि वास्तव में वो कमेटी थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस होना चाहिए पंचायतों का, और बाद में 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होकर संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये तीनों कमेटियों का संबंध पंचायती राज से, लोकल गवर्नमेंट से है, बीएन राव कमेटी का नहीं है। बीएन राव इनफैक्ट इन राज्यसभा नंबर ऑफ सीट्स फ्रॉम स्टेट्स, राज्यों से कितनी सीटें होती हैं? तो राज्यों से होती है 229, 4 है, 3 दिल्ली से और 1 पुडुचेरी से, 4 यूनियन टेरिटरी से, तो 229 प्लस 4 233, और 12 सीट्स होती है वो होती है नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। तो टोटल होगी 12 प्लस 233 245, और मैक्सिमम हो सकते हैं 250, क्योंकि बाकी जो यूनियन टेरिटरी उतनी इतनी पॉपुलेशन नहीं है कि उनको एलोकेट किया जाए, तो इसलिए मैक्सिमम नहीं होगी। प्रेजेंट में 245 है, तो आंसर इस केस में होगा 229। क्वेश्चन नंबर 21, मेंबर ऑफ राज्यसभा कैन बी इलेक्टेड फॉर मैक्सिमम, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, और अगर आप उसको समझ नहीं पाएंगे ढंग से, अगर आपने इसको समझने की कोशिश नहीं की है तो दिक्कत आ सकती है इस क्वेश्चन में। मेंबर ऑफ राज्यसभा कैन बी इलेक्टेड फॉर मैक्सिमम 6 ईयर, 2 ईयर्स, 2 बार, या एनी नंबर ऑफ टाइम। मेंबर ऑफ राज्यसभा कैन बी इलेक्टेड फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स। हालांकि जो राज्यसभा है उसके सदस्य एक टर्म में 6 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन वो मैक्सिमम कितने बार हो सकता है? वो जितनी बार वो इलेक्ट होगा, इसका मतलब कितनी भी बार बन सकता है, और उसका अधिकतम सीमा ऐसे नहीं होती। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 22, हु गेट्स हाईएस्ट सैलरी एज ऑफ नाउ अमंग द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से किसको सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है अभी तक? तो देखो, कैबिनेट सेक्रेटरी इसका आंसर होगा,
क्योंकि 7th पे कमीशन में कैबिनेट सेक्रेटरी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनकी सैलरी तो बड़ी है, और यही कारण है कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो डिस्कशन आज के बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कशन का चल रहा है कि राष्ट्रपति की सैलरी है वो बहुत कम है और इसकी सैलरी तुरंत बढ़ाई जाए, क्योंकि राष्ट्रपति की सैलरी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए आमतौर पे, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा नहीं है। इसलिए जो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं उनकी सैलरी बढ़ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है और आने वाले टाइम में बहुत जल्दी इसकी बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल जो कैबिनेट सेक्रेटरी है सबसे ज़्यादा सैलरी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम फिक्स टर्म ड्यूरेशन, सबसे ज़्यादा किसकी टर्म है वो हो सकती है जिसकी फिक्स दी हुई है। तो राज्यसभा मेंबर है 6 साल, लोकसभा मेंबर है उसकी 5 साल, चेयरमैन ऑफ एससी कमीशन है 3 साल। हालांकि रूल्स में है, ये संविधान में लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट बताएंगे, लेकिन उसके बाद जो रूल बने उसके 3 इयर्स। और गवर्नर है वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होगा। तो ऑब्वियसली राज्यसभा मेंबर है उसकी सबसे ज्यादा है राज्यसभा मेंबर की 6 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर वो होता है जब लोकसभा बनकर आती है उस टाइम में प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसी सबसे वरिष्ठ फ्रेंच पद्धति होती है, वरिष्ठ को अपॉइंट वो रिकमेंड करते हैं राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। प्रोटेम स्पीकर इज इलेक्टेड बाय लोकसभा मेंबर, नो। प्रोटेम स्पीकर इज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, नो। प्राइम मिनिस्टर तो रिकमेंड करेंगे। प्रोटेम स्पीकर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ये करेक्ट है। प्रोटेम स्पीकर इज अपॉइंटेड बाय आउटगोइंग लोकसभा स्पीकर, नो। तो आंसर क्या हुआ? प्रेसिडेंट। Who cannot be presiding officer of joint sitting of both the houses? Joint sitting, who cannot be presiding officer of the joint sitting of both the houses? स्पीकर ऑफ लोकसभा सबसे पहले होंगे, अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं होंगे तो डिप्टी स्पीकर होंगे, डिप्टी स्पीकर नहीं होंगे तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होंगे। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा उनके नहीं प्रेजाइड ओवर करेंगे क्योंकि वो मेंबर नहीं है राज्यसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट इज नॉट हेल्ड बाय एनी वुमेन टिल नाउ? प्रेसिडेंट जो पाटिल है, प्रतिभा पाटिल वो रह चुकी हैं, मीरा कुमार लोकसभा स्पीकर रह चुकी हैं, डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा नजमा अब्दुल्ला, लेकिन चेयरमैन राज्यसभा मतलब वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा को, वो अभी तक वुमेन नहीं बनी। आंसर होगा इसका डी। प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पीपल, लोकसभा, प्रेसिडेंट। प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? जो पार्लियामेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है उसमें प्रधानमंत्री होते हैं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, वो लोकसभा के प्रति सीधा जवाबदेह होती है। तो आंसर क्या हुआ? क्योंकि वहां पे बहुमत साबित करना होता है अपना, अगर मेजोरिटी नहीं है तो सरकार गई। आंसर लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड बाय पीपल, इलेक्टेड बाय पार्टी इन मेजोरिटी, अपॉइंटेड बाय एमपी ऑफ विनिंग पार्टी, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। किसके द्वारा अपॉइंटेड किए जाते हैं? इलेक्टेड होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। इस क्वेश्चन अगर समझ में आता है तो इसका मतलब आपको पॉलिटी समझ में आ गई है। बहुत इंडिकेट कर रहा है ये कि समझ किस दिशा में जा रही है। जनता चुनती है एमएलए को, एमपी को, और एमपी क्या है कि अपना नेता चुनते हैं। जो पार्टी मेजोरिटी में हो गए वो उनका नेता लीडर राष्ट्रपति के पास जाएंगे, सरकार बनाने का क्लेम करेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति को यह लगता है कि हाँ कि ये सरकार बना सकते हैं, तो फिर वो अपॉइंट करेंगे। जब तक अपॉइंट नहीं करेंगे राष्ट्रपति नहीं कहलाएंगे, वो प्रधानमंत्री नहीं कहलाएंगे। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय, बहुत ही टेक्निकल टर्म है, कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है, लेकिन एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है इस तरह का। तो ये अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट इसका आंसर होगा। तो ये कंफ्यूजन में डाल सकता है अगर आपने ठीक ढंग से पॉलिटी नहीं पढ़ी है तो। प्राइम मिनिस्टर इज एसोसिएटेड विद अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। क्या प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट करते हैं? नो, राज्यपाल करते हैं वो। अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? नो, प्रेसिडेंट करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी? नो, क्योंकि वो स्पीकर ऑफ लोकसभा करेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ कैग, क्या कैग के चेयरमैन के अपॉइंटमेंट करते हैं? इसमें क्या है कि करते तो प्रेसिडेंट है, लेकिन एसोसिएटेड की बात हो रही है, तो रिकमेंडेशन है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो चेयरमैन होते हैं अपॉइंटमेंट कमेटी के, इनफैक्ट जो कैबिनेट की मीटिंग होती है, कैबिनेट कमेटी होती है उनके, और वो रिकमेंडेशन होती है, उनके बाद ही राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो इसलिए वो एसोसिएटेड है, वो कैग से रिलेटेड, और किसी के साथ नहीं है, बिल्कुल भी उनके साथ बिल्कुल रिलेशन नहीं है। तो ये रिकमेंडेशन के साथ इनका रिलेशन हुआ। आंसर हुआ डी। विच आर्टिकल इज रिलेटेड विद द इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन? विच आर्टिकल इज रिलेटेड विद इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क? ये आर्टिकल होगा आर्टिकल 39 से रिलेटेड, संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उनसे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर
31 विच अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान में 42वां संशोधन है, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 यूनिफॉर्म सिविल कोड, उनका संबंध किस आर्टिकल के साथ में है? तो आंसर है 44 आर्टिकल नंबर, ये आपको याद रखना है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, वो किसके साथ एसोसिएटेड है? तो आर्टिकल नंबर 50 के साथ में है, ये आपको याद रखना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हु वाज अपॉइंटेड एज एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, बीएन राव को कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का एडवाइजर बनाया गया था, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 35 हु वर द आर्किटेक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के आर्किटेक्ट कौन थे? तो एडविन लुटियंस एंड हर्बर बेकर थे, ये आपको याद रखना है। और लुटियन जो दिल्ली में रहते हैं, लुटियन हाउस है, लुटियन एरिया है, वो काफी ज्यादा कॉमन वर्ड होते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 24 जनवरी 1950 को उनको इलेक्ट किया गया था। हु मूव्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया था और वो पूरा सार था संविधान का, और बाद में वो प्रीएम्बल कहलाया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग पेयर अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये करेक्ट है। यूनियन पावर कमेटी जवाहरलाल नेहरू, ये बात करेक्ट है। एडवाइजरी कमेटी फॉर ऑन फंडामेंटल राइट्स महात्मा गांधी, ये गलत है। फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी से रिलेटेड जो एडवाइजरी कमेटी थी, उनके चेयरमैन थे सरदार पटेल। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उनके जो चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू, ये करेक्ट है। तो आंसर सी ये गलत है, रॉन्ग पेयर बताना था। हु वाज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सभी रह चुके हैं, इनमें से जो सबसे पहले हैं सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 40 नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड ऑन, किस तारीख को नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया? तो ऑब्वियसली 15 अगस्त से पहले अडॉप्ट किया गया था, तो 22 जुलाई को अडॉप्ट किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल राइट, निम्नलिखित में कौन सा फंडामेंटल राइट है? राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये है लीगल राइट। राइट टू चूज प्रोफेशन, ये फंडामेंटल राइट है। राइट टू फूड सिक्योरिटी, ये लीगल राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी, पहले फंडामेंटल राइट था, अब लीगल राइट है। तो राइट टू चूज प्रोफेशन है, ये फंडामेंटल राइट 41। क्वेश्चन नंबर 42 आर्टिकल 19 गारंटी, 6 फ्रीडम्स है वो गारंटी देता है, तो आंसर इसका 6 आर्टिकल 19। क्वेश्चन नंबर 43 देयर इज, भारत कौन सा किस तरह की डेमोक्रेसी है? कम्युनिस्ट डेमोक्रेसी कौन सी होती है? जहां पे स्टेट सब कुछ कंट्रोल करता हो। सोशलिस्ट डेमोक्रेसी जहां पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर या अमीर और गरीब के बीच में भेदभाव ना हो, तो सोशलिस्ट डेमोक्रेसी है इंडिया। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में इंडिया डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, तो इंडिया किस तरह से है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसका मतलब टोटलिटेरियन डेमोक्रेसी, जहां सब कुछ ऊपर से कंट्रोल होता है, वैसा नहीं है। यहाँ पे हम लोग राज्यों को भी पावर देते हैं, लोकल भी पावर देती है, तो सोशलिस्ट डेमोक्रेसी के रूप में इंडिया जाना जाता है। इन चारों में से सोशलिस्ट डेमोक्रेसी है वो इंडिकेट करता है, और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वो भी इंडिकेट कर रहे हैं। विच आर्टिकल इज एसोसिएटेड विद अनटचेबिलिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है जो सिविल राइट से आर्टिकल है, वो है आर्टिकल नंबर 17। विच रिट कैन बी इश्यू टू रिस्ट्रेन ए पर्सन फ्रॉम होल्डिंग ए पब्लिक ऑफिस विच ही इज नॉट इंटाइटल, को वारंट होती है, वो ये बताता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट इश्यू कर सकते हैं अगर किसी ने कोई पब्लिक अथॉरिटी है, वो क्लेम करती है कि मेरे पास ये अथॉरिटी है, लेकिन एक्चुअल में है नहीं, तो अगर कोई रिट लगाता है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रिट इश्यू करेगी, बताओ किस अधिकार से आप उस पर्टिकुलर पोस्ट पे हैं या आपने कौन सा आदेश क्यों दिया। हु इज द फाइनल आर्बिटर इन डिसाइडिंग वेदर एनी एक्शन अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, तो जो फाइनल आर्बिटर है संविधान में कि कोई बात संविधान के अनुसार हुई है या नहीं हुई है, कोई एक्शन संविधान के अनुसार है या नहीं है, तो डिसाइड करते हैं सुप्रीम कोर्ट। हु आर नॉट इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन शामिल नहीं होता? नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा शामिल होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा ये भी शामिल होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर ये शामिल नहीं होते, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा ये शामिल होते हैं। तो नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, इनफैक्ट स्टेट का कोई रोल नहीं होता वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए रोल ऑफ प्रेसिडेंट फॉर मैक्सिमम 6 महीने के लिए ये वाइस प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का रोल कर सकते हैं, उसके बाद नए इलेक्शन होंगे, और जब नया इलेक्शन होगा तो आगे 5 साल के लिए, पूरे 5 टर्म के लिए वो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट होंगे। तो आंसर क्या होगा इसका? मैक्सिमम 6 मंथ।
इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट डेथ हु विल एक्ट एज ए एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कौन काम करेगा? तो ऑब्वियसली क्या है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो पद होता है वो प्रेसिडेंट की कंटिन्यूटी के लिए होता है, ऐसा उसका कोई और रोल नहीं होता। इसलिए कोई दूसरा आदमी है वो इसकी जगह पे काम नहीं करेगा, नया इलेक्शन ही होगा। एक्टिंग की जरूरत भी नहीं है क्योंकि जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है उसकी कार्रवाई तो डिप्टी चेयरमैन कर देंगे, तो इसलिए कोई रोल नहीं हुआ, कोई दूसरा नहीं आएगा, इलेक्शन ही होगा, नो बॉडी आंसर। वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय, राष्ट्रपति कैसे रिमूव हो सकता है? तो राष्ट्रपति जो रिमूव होने का तरीका होता है कि राज्यसभा में एब्सोल्यूट मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास हो और लोकसभा उसको अप्रूव करे। तो आंसर क्या हुआ? डी, रेजोल्यूशन पास बाय राज्यसभा बाय एब्सोल्यूट मेजोरिटी एंड अप्रूव्ड बाय लोकसभा। ए पर्सन कैन नॉट बिकम वाइस प्रेसिडेंट इफ ही इज, अगर 65 साल से ऊपर है, ऑब्वियसली 65 साल से ऊपर राष्ट्रपति बन सकते हैं। कन्विक्टेड इन अनटचेबिलिटी केस, इलिटरेट, क्या अनपढ़ आदमी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन सकते हैं? अनपढ़ आदमी के लिए कहीं जो पॉलिटिकल पोस्ट होती है ये कहीं पे भी बन सकते हैं, सिर्फ एसएससी का एग्जाम या आईएएस का एग्जाम देना हो तो पढ़ा लिखा चाहिए, बाकी इंडिया में बिजनेस भी कोई अनपढ़ कर सकता है, पॉलिटिशियन भी बन सकता है। चेन स्मोकर हो, कोई ऐसी कानून नहीं है कि वो अगर कोई सिगरेट पीता है राष्ट्रपति नहीं बनेगा, उपराष्ट्रपति नहीं बनेगा, पॉलिटिशियन नहीं बनेगा, तो सिर्फ, लेकिन जो अनटचेबिलिटी केस होता है अगर उसमें सजा याफ्ता हो, दोषी पाया गया हो, तो वो मेंबर नहीं बन सकता, एमपी का एमपी नहीं बन सकता। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के केस में राज्यसभा का मेंबर होने वाली क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, क्योंकि वो एमपी नहीं बन सकता इसलिए उपराष्ट्रपति भी नहीं बन सकता। तो आंसर बी। वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट चेयर डिस्कशन ऑन मनी बिल इन राज्यसभा, मनी बिल है राज्यसभा में पास होना हो या ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्कशन भी हो सकती है। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी जो कि राज्यसभा के स्वतः चेयरमैन होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जिसको बोला जाता है, तो वो चेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूरिंग डिस्कशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, वहां पे भी पार्टिसिपेट कर चेयर कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन राज्यसभा, इंट्रोडक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट राज्यसभा, वहां पे भी इंट्रोडक्शन हो या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में डिस्कशन हो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है राज्यसभा में पेश हो सकता है, लोकसभा में पेश हो सकता है। ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट है वो चेयर नहीं करेंगे क्योंकि वो मेंबर नहीं है। आंसर डी। वाइस प्रेसिडेंट कैन बी इलेक्टेड फॉर, एक बार, दो बार, तीन बार या नो लिमिट, कितनी भी बार इलेक्ट हो सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड निम्नलिखित में कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल, ही शुड हैव बीन बोर्न इन इंडिया ओनली, एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड मेंबर कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, और इन इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन पार्टिसिपेट इन प्रेसिडेंट इलेक्शन। क्वेश्चन क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन से करेक्ट है? तो एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड मेंबर तो पार्टिसिपेट नहीं करते, भारत में ही होना चाहिए उनका जन्म, ऐसा भी नहीं है क्योंकि भारत में जन्म नहीं हुआ हो, लेकिन वो अगर इंडियन सिटीजन है, अक्वायर्ड की सिटीजनशिप इंडिया की, तो भी वो राष्ट्रपति बन सकते हैं, मतलब जन्म कहीं बाहर हुआ हो, जैसे सोनिया गांधी है भारत की राष्ट्रपति बन सकती है, लेकिन सोनिया गांधी लेकिन क्योंकि वो बोर्न नहीं है उसके बावजूद भी सिटीजन होना चाहिए इंडिया के लिए। इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन पार्टिसिपेट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि 7 राज्यों में ही है, तो इसलिए यूनिफॉर्मिटी नहीं होने की वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं करते। तो क्या प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल, ये भी करेक्ट नहीं है। तो क्या है करेक्ट इसमें, कौन सा करेक्ट हुआ है? एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड मेंबर कैन नॉट पार्टिसिपेट, ऑब्वियसली ये करेक्ट हुआ कि ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आंसर सी हुआ। प्रेसिडेंट समन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट फॉर द बजट सेशन, adjournment meeting of the Lok Sabha, adjourn meeting of the Lok Sabha, nominate Lok Sabha Speaker, can dissolve Rajya Sabha if Council of Ministers loses confidence motion in Lok Sabha। देखो राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है इसलिए वो डिजोल्व नहीं हो सकता, इसलिए ये नहीं हो सकता। नॉमिनेट लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर होता है वो इलेक्टेड होता है उनके जो लोकसभा मेंबर होते हैं उनके द्वारा, तो ये भी नहीं है। एडजॉर्न मीटिंग ऑफ लोकसभा, जो एडजॉर्नमेंट होता है लोकसभा का मीटिंग का वो स्पीकर ऑफ लोकसभा करते हैं, तो इसलिए वो तो प्रोरोग करते हैं, सत्र का अवसान करते हैं लोकसभा का राष्ट्रपति। समन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट फॉर द बजट सेशन, यस ये राइट है कि सेशन के जो समनिंग होती है वो किसी भी सेशन के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, तो ये करेक्ट होगा। मैक्सिमम पीरियड कैन एन ऑर्डिनेंस कैन सर्वाइव, 7.5 महीना, क्यों कि 2 जो सेशन होते हैं पार्लियामेंट के उनके बीच में मैक्सिमम गैप होता है वो 6 मंथ होता है, और जब सेशन स्टार्ट हो जाता है उसके विद इन 6 वीक्स हैं वो
ऑर्डिनेंस पास होना जरूरी होता है, तो मैक्सिमम जो एक ऑर्डिनेंस है सर्वाइव कर सकता है 6 मंथ प्लस 1.5 महीना, 7.5 महीने होगा। आंसर इसका डी। प्रेसिडेंट प्रोरोग द बोथ हाउसेज ऑफ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर दोनों सदनों की कार्रवाई को का सत्रावसान कर सकते हैं, तो वो होगा प्राइम मिनिस्टर। आंसर बी। जो अर्जोनमेंट होता है या अर्जोनमेंट सीनेडाई होता है वो लोकसभा स्पीकर द्वारा किया जाता है लोकसभा में, और राज्यसभा चेयरमैन द्वारा किया जाता है राज्यसभा में। क्वेश्चन नंबर 58, प्रेसिडेंट इज बाउंड टू साइन ऑन मनी बिल पास बाय लोकसभा, यह बात करेक्ट नहीं है। इज बाउंड टू साइन इन बोथ द हाउसेज पास द ऑर्डिनरी बिल, ये बात भी करेक्ट नहीं है, वो वापस भेज सकते हैं। कैन रिटर्न द कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल फॉर रिकंसिडरेशन, कंस्टिट्यूशनल जो बिल होता है उनको वापस नहीं भेज सकते। कैन विद होल्ड मनी बिल, मनी बिल को विद होल्ड कर सकते हैं, तो ये डी इस केस में आंसर करेक्ट हुआ। मनी बिल को वापस नहीं भेजा जा सकता, मनी बिल को जो प्रेसिडेंट होते हैं उनकी अनुमति से में पेश किया जाता है सदन में, लोकसभा में पेश किया जाता है, उसके बाद राज्यसभा अगर पास करती है तो ठीक है, अगर रिकमेंडेशन देती है तो लोकसभा के लिए मानना भी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वापस नहीं भेज सकते। साइन अगर नहीं कर सकते तो वो विदहोल्ड या रिजेक्ट कर सकते हैं। कई स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, उनको लगता है कि मनी बिल राष्ट्रपति के पास चला गया तो उनको साइन ही करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है, वापस नहीं भेज सकती, ये जरूरी है। तो इस केस में आंसर डी। नंबर 59, द पॉलिटिकल पार्टी विच विल फॉर्म द गवर्नमेंट एट सेंटर, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है वो सेंटर में सरकार बनाएगी। इज मैंडेटरी टू पास द इलेक्शन मैनिफेस्टो, क्वेश्चन है कि जो पॉलिटिकल पार्टी केंद्र पे सरकार बनाएगी क्या उसके लिए जो इलेक्शन में मैनिफेस्टो होता है उसको पास करना जरूरी है, तो ये क्वेश्चन है। इज मैंडेटरी टू पास द इलेक्शन मैनिफेस्टो इन लोकसभा, नहीं। इज मैंडेटरी टू पास द इलेक्शन मैनिफेस्टो इन बोथ द हाउसेज, नहीं। नो मैंडेटरी टू पास एनी हाउस इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये जो इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट होता है, इसका कोई कानून के साथ कोई लेना देना नहीं होता। क्वेश्चन अगला फिर आंसर क्या हुआ, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, पेंशन ऑफ हाई कोर्ट जजेस आर ड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आएगा इसका, क्योंकि जो सैलरी होती है वो तो होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, और जो पेंशन होती है वो आती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, मैक्सिमम एज फॉर रिटायरमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जो मैक्सिमम एज होती है रिटायरमेंट की जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, वो कितनी होती है, आंसर होगा 62। हाई कोर्ट जज इज अपॉइंटेड बाय, किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं हाई कोर्ट जज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और कंसल्टेशन होती है वो होती है स्टेट हाई गवर्नर से। क्वेश्चन नंबर 63, हाई कोर्ट हैज पावर टू जुडिशियल रिव्यू ऑफ द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, का जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल, जो कार्यकारी आदेश होते हैं उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, सेंट्रल का पास किया हुआ, स्टेट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों कर सकते हैं। सुपरवाइज्ड स्टेट ट्रिब्यूनल, ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है कि राज्यों के अधीन जो जितने भी न्यायालय से रिलेटेड आते हैं राज्य के अधीन है वो सारे हाई कोर्ट के अंतर्गत होते हैं। एडमिन एंड कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट, बिल्कुल करेक्ट बात है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल होता है वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, स्टेट हाई कोर्ट द्वारा किया जाता है, तो सभी करेक्ट आंसर इज ए। 64, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन डू प्राइवेट प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, नो ही कैन नॉट डू। स्टेट हाई कोर्ट के जज हैं चीफ जस्टिस, वो कर सकते हैं, सिर्फ अपने राज्य में नहीं कर सकते, दूसरे राज्यों में जाकर कर सकते जहां पे वो उन्होंने काम नहीं किया हो, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं कर सकते। एलिजिबल टू बिकम गवर्नर ऑफ एनी स्टेट आफ्टर रिटायरमेंट, हालांकि ये मुद्दा भी उछला था पीछे, लेकिन केरला के जो गवर्नर हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, तो इसलिए ये एलिजिबल है, ये बात करेक्ट है। कैन कंटेस्ट इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट वाइल इन ऑफिस, ऑब्वियसली नहीं कर सकते, डबल काम तो हो ही नहीं सकता। कैन पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, नहीं पार्टिसिपेट कर सकते क्योंकि वो मेंबर भी नहीं है, तो ये आंसर हुआ बी। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज 6 ईयर टर्म, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है परमानेंट हाउस होती है, इसलिए कोई टर्म नहीं होती, तो निम्नलिखित में से कौन सी, कोई भी नहीं है, तो आंसर होगा डी। हालांकि कुछ स्टूडेंट ऐसा कर सकते हैं जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 6 साल की है, बाकी राज्यों में 5 साल की है, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा घुमा कर दिया हुआ है, तो ये ध्यान रखें, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन मैक्सिमम
डिले द बिल पास बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर मैक्सिमम 4 महीने के लिए होती है। फर्स्ट केस में 1 महीने के लिए, दूसरे केस में 3 मंथ्स के लिए, टोटल 4 महीने डिले हो सकता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा बिल। गवर्नर कैन नॉमिनेट मेंबर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्यपाल राज्य विधानसभा में कितने सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं? तो आंसर इसका होगा विधानसभा में एक को विधानसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर फॉर 5 years। चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है गवर्नर द्वारा 5 साल के लिए। अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑन हिज प्लेजर। आंसर क्या होगा? प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होता है। एक लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 साल के लिए हो सकता है, लेकिन चीफ मिनिस्टर होता है वो हमेशा प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होता है। ये टेक्निकल टर्म है, वो बीच में कभी भी चेंज हो सकता है। अगर पार्टी बहुमत खो दे या उसकी पार्टी हटाना चाहे तो फिक्स नहीं हो सकती टर्म, टेक्निकली है। आंसर बी। इफ द स्टेट डिसोबेज डायरेक्शन ऑफ द सेंटर इंप्लीमेंटिंग द स्टेट सेंटर स्कीम और ऑर्डर। अगर राज्य की सरकार केंद्र के डायरेक्शन को मान नहीं रही है तो उस सिचुएशन में संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। आर्टिकल 365 ऐसा राज्यों को करने की इजाजत नहीं देता, वरना प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। तो आंसर 365 के तहत प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। आंसर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ए पर्सन कैन बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ 2 states एट ए टाइम। एक कोई बंदा है वो 2 राज्यों का मुख्यमंत्री बन सकते हैं, या क्या बात करेक्ट है? नहीं। ए पर्सन कैन बिकम गवर्नर ऑफ 2 states एट ए टाइम। एक गवर्नर है वो 2 राज्यों का हो सकता है, 2 राज्यों का। चीफ मिनिस्टर कैन बी एमएलए एंड एमपी। या तो एमएलए होगा या एमपी होगा, दोनों नहीं हो सकते। एक पद का त्याग करना पड़ेगा, एक से मेंबरशिप को रिजाइन करना पड़ेगा। चीफ मिनिस्टर टेंडर हिज रेजिग्नेशन टू प्राइम मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर होता है वो रेजिग्नेशन गवर्नर को देते हैं। तो आंसर बी। स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन आर कंडक्टेड बाय। जो यूनिवर्सिटी का प्रशासन होता है वही स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन करता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट कंसर्न यूनिवर्सिटी होगा। स्टेट जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा राज्यसभा का इलेक्शन, और साथ में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन कराते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायतों से रिलेटेड और लोकल अर्बन बॉडी, और चीफ इलेक्टोरल ऑफ द स्टेट होता है वो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं राज्यों में। तो आंसर इसका सी होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंसर्न यूनिवर्सिटी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72। हाउ मेनी चीफ मिनिस्टर कैन बी मैक्सिमम पॉसिबल इन इंडिया? तो 29 राज्य हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश है, टोटल 31 मुख्यमंत्री हो सकते हैं इंडिया में। प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 एंग्लो इंडियन। 2 एंग्लो इंडियन है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं किसमें? लोकसभा में। आंसर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जो नेशनल इमरजेंसी होती है वो प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, और वो रिटर्न में होने चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। रिटर्न रिकमेंडेशन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट है, ये होगा इसका आंसर। आंसर सी। फाइनेंशियल इमरजेंसी एसोसिएटेड विद आर्टिकल। जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है वो आर्टिकल नंबर 360 से रिलेटेड होती है, 356 से रिलेटेड होती है, वो प्रेसिडेंट रूल होता है, कंस्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन। और 352 नेशनल इमरजेंसी जो दूसरे केस में लगती है, जैसे 3 बार लग चुकी है इंदिरा गांधी ने, जैसे एक बार लगाई थी 1977 में, और दो बार पहले लग चुकी है, 3 बार टोटल लग चुकी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर बाय प्राइम मिनिस्टर। फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है राष्ट्रपति द्वारा लगाई जाती है, प्रधानमंत्री द्वारा लगाई जाती है, या जम्मू। फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन नॉट बी इम्पोज्ड इन जम्मू कश्मीर। सैलरी ऑफ जम्मू सुप्रीम कोर्ट जज कैन नॉट बी रिड्यूस इवन इन फाइनेंशियल इमरजेंसी। फंडामेंटल राइट विल नॉट बी ऑपरेटिव ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल 21। तो फंडामेंटल राइट ऑपरेट करते हैं, सैलरी वो रिड्यूस हो सकती है, सिर्फ ये स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। जम्मू कश्मीर में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती, बाकी ये तीनों स्टेटमेंट दूसरी गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट? दिल्ली के चीफ मिनिस्टर होते हैं। दिल्ली जो एक्ट है एनसीटी से रिलेटेड है, उस एक्ट में यह है कि जो मुख्यमंत्री होंगे अपॉइंट किए जाएंगे प्रेसिडेंट द्वारा।
और जो आपने पीछे नजीरुद्दीन देखा वो शपथ दिला सकते हैं, वो बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट काम करते हैं, डायरेक्टली कंट्रोल है वो प्रेसिडेंट का होता है। तो ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिल्ली को चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एड्रेस्ड बाय प्रेसिडेंट? बजट सेशन, विंटर सेशन, मॉनसून सेशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एड्रेस्ड बाय प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट द्वारा कौन सा एड्रेस किया जाता है? तो साल का पहला सेशन होता है वो प्रेसिडेंट द्वारा एड्रेस किया जाता है, आंसर होगा बजट सेशन। President has suspensive veto in case of money bill, ordinary bill, constitutional amendment bill, above all. ऑर्डिनरी बिल होता है वो राष्ट्रपति वापस भेज सकते हैं, दूसरे बिल राष्ट्रपति वापस नहीं भेज सकते रिकंसिडरेशन के लिए, बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो आंसर होगा इसका बी। आर्टिकल 21A गिव्स गारंटी ऑफ, आर्टिकल 21A है वो एलिमेंट्री एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। तो आंसर हुआ इसका सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी? फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी है निम्नलिखित में? कास्ट वोट इन इलेक्शन, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ये आपकी मोरल ड्यूटी हो सकती है। टू रिप्रेजेंट पेरेंट्स, टू रेस्पेक्ट पेरेंट्स इन ओल्ड एज, ये आपकी मोरल ड्यूटी, सोशल ड्यूटी हो सकती है। फंडामेंटल ड्यूटी वही मानी जाएगी संविधान में जो 11 लिखी हुई है, जैसे कि सी है टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट, ये संविधान में लिखी हुई है फंडामेंटल ड्यूटी, ये मानी जाएगी। टू मैरी आफ्टर द एज ऑफ 21 ईयर्स फॉर बॉय एंड 18 ईयर्स ऑफ गर्ल, ये लीगल है लेकिन ये फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड इसका कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वर एडिड बाय प्रीएम्बल इन 42nd कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? एसएसआई, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड है वो ऐड किए गए थे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 42nd कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। 83 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच रिलेटेड टू कंस्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से इनकरेक्ट मैच कौन सा है? फंडामेंटल राइट पार्ट 4 ये गलत है, पार्ट फंडामेंटल ड्यूटी है पार्ट 4 में करेक्ट है, सॉरी 4 पार्ट फंडामेंटल ड्यूटी होती है वो पार्ट 4A में है, पार्ट 4 में तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, तो ये गलत हुआ, फिर ये करेक्ट मैच नहीं है। यूनियन गवर्नमेंट पार्ट 5, स्टेट गवर्नमेंट पार्ट 6 और पंचायत पार्ट 9 ये सभी करेक्ट है। Which constitutional amendment act gave constitutional recognition to municipalities? तो आर्टिकल 70 ये कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 74 है, 1993 में पास हुआ था 24 अप्रैल को, ये वो वाला है संविधान में 74वां संशोधन। Who act as a guarantor of public purse? क्या होता है guarantor of public purse माना जाता है। 86 क्वेश्चन नंबर, विच स्टेट हैज डुअल सिटीजनशिप? जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर की नागरिकता भी होती है और देश की नागरिकता इंडिया की नागरिकता भी होती है। विच इज ए स्टेटरी बॉडी? निम्नलिखित में कौन सी है वो वैधानिक निकाय है? वैधानिक का मतलब कि जो पार्लियामेंट में एक्ट के द्वारा उल्लेख हो जिसका, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो स्टेटरी बॉडी होती है, जो तीनों ऊपर वाली है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टेटरी? नीति आयोग है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, ना तो ये स्टेटरी बॉडी है ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये एग्जीक्यूटिव एक्शन से कैबिनेट द्वारा बनाई हुई है। तो सीबीसी स्टेटरी बॉडी, एसपीएससी, यूपीएससी जो राज्य में होती है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, और स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। तो नीति आयोग इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 368 होता है, उसके तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है, आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 90, विच एक्ट इज एसोसिएटेड टू प्रोवाइड सेपरेट इलेक्टोरल फॉर शेड्यूल कास्ट? जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं इंडियन पॉलिटी में, तो 1935 एक्ट है वो शेड्यूल कास्ट, वुमेन वगैरह सभी को लेबर उनको सेपरेट इलेक्टोरल का प्रोविजन रखता है, तो आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 91, हु इज नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरल? लॉर्ड मिंटो को माना जाता है भारत में कम्युनल इलेक्टोरल से रिलेटेड फादर, जनक। विच एक्ट इज नोन एज एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया? 1850 एक्ट को गुड गवर्नेंस ऑफ एक्ट है इंडिया में माना जाता है। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर जो अधिकारी होते हैं वो इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर के जो अधिकारी होते हैं, IFS है, उसको अपॉइंटमेंट लेटर कौन देता है? इन द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बिहाफ पे ही सारी अपॉइंटमेंट की जाती है IAS ऑफिसर की। तो IAS ऑफिसर की जो अपॉइंटमेंट लेटर आते हैं, यहां पे अपॉइंटमेंट लेटर की बात हो रही है, IFS
हो या जो गजेटेड ऑफिसर होते हैं वो अपॉइंटमेंट होती है प्रेसिडेंट द्वारा होती है और रिमूवल भी प्रेसिडेंट द्वारा होता है। विच इज द सेंट्रल सर्विस? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर। इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर होता है वो सेंटर में भी हो सकता है और राज्य में भी हो सकता है। ये ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, तीन ऑल इंडिया सर्विस याद रखनी है आपको, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। जो इंडियन फॉरेन ऑफिसर होता है वो केंद्र के बिहाफ पे काम होता है वहां पे, तो आंसर होगा इसका बी। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, आंसर सी। इफ एनी इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ लोकसभा ज्वाइंस एनी पॉलिटिकल पार्टी, तो जो एंटी डिफेक्शन लॉ है संविधान में 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो क्या बोलता है कि अगर कोई निर्दलीय है, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। हालांकि वो निर्दलीय के रूप में काम कर सकता है, वो सरकार में भी भाग ले सकता है, लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर सकता पॉलिटिकल पार्टी। तो क्या है इसका ऑप्शन? ही विल बी मेंबर ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो मेंबर तो हो जाएगा वो। हिज मेंबरशिप ऑफ ए लोकसभा विल बी कैंसल्ड, ये बात भी करेक्ट है। ही कैन बिकम मिनिस्टर वाइल रिटेनिंग हिज मेंबरशिप। मेंबरशिप है वो उसकी रिटेन नहीं होगी, अगर पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करता है तो कैंसिल हो जाएगी मेंबरशिप। तो आंसर ए और बी होगा, वो करेक्ट होगा आंसर। टोटल इसका डी हुआ। हाई कोर्ट कैन इश्यू रिट अंडर आर्टिकल 226 के तहत, आंसर बी। और सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत रिट इश्यू कर सकते हैं। विच पार्लियामेंट कमेटी हैज मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा ओनली? लोकसभा के मेंबर ही हो सकते हैं। कौन सी में है? तो वो एस्टिमेट कमेटी में ही लोकसभा के मेंबर हो सकते हैं, आंसर इसका डी हुआ। प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द स्टेट आर इंक्लूडेड इन, संविधान में 6 शेड्यूल है, उसमें ट्राइबल एरिया से रिलेटेड जानकारी है। शेड्यूल एरिया शेड्यूल 5। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी इज टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन? किस संविधान से लिया गया है? तो जो वेम्बर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी है उससे फंडामेंटल राइट इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड हो जाएंगे, ले लिए जाएंगे, आंसर सी। तो यह था पूरा जानकारी 100 क्वेश्चन जो आज की पॉलिटी में आए। जिन बच्चों ने 60 से ऊपर स्कोर किया है इसका मतलब उनकी काफ़ी अच्छी पॉलिटी है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है अग्नि 40 जो ड्राइव है वो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।